हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट 1 का ब्रीफ करवाया था और डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स पढ़ाए थे। इस पार्टिकुलर वीडियो में बिल्डिंग एस्टिमेट के जो मेथड्स हैं, 2 मेथड्स, वन इज कॉल्ड एज सेपरेट वॉल मेथड और यू कैन से इंडिविजुअल वॉल मेथड और यू कैन से लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, एंड सेकंड हमारा होता है सेंटर लाइन मेथड। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड और यू कैन से इंडिविजुअल वॉल मेथड या यू कैन से सेपरेट वॉल मेथड। सेपरेट वॉल मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी मेथड को बेसिकली CPWD फॉलो करता है। CPWD की जो रिकमेंडेशंस हैं वो इसी मेथड को यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। सेपरेट वॉल मेथड बोल सकते हैं, इंडिविजुअल वॉल मेथड बोल सकते हैं, इंडिविजुअल वॉल मेथड बोला जा सकता है, और यू कैन से आउट टू आउट, आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड बोला जाता है। इन टू इन मेथड मतलब कहने का जो शॉर्ट वॉल की लेंथ होगी वो इन टू इन होगी और जो लॉन्ग वॉल की लेंथ होगी वो आउट टू आउट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। पहला आर्टिकल, इस पार्टिकुलर वीडियो का पहला आर्टिकल। इस पार्टिकुलर वीडियो का दूसरा आर्टिकल, किसी भी एस्टिमेट को करने के लिए, किसी भी एस्टिमेट बनाने के लिए किसी भी बिल्डिंग का हम लोगों को किस किस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, एक हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग डेटा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग सेपरेट वॉल, इंडिविजुअल वॉल मेथड, आउट टू आउट मेथड, इन टू इन मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सभी एक नाम होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो जो हमारा डेटा एस्टिमेट के लिए होता है, बेसिकली हम लोगों को ड्राइंग्स चाहिए होती हैं और हम लोगों को स्पेसिफिकेशन चाहिए होती हैं और रेट चाहिए होता है। तो जनरल केस में अगर मैं बात करूँगा, टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर ए वर्क, किसी भी वर्क के लिए हम लोगों को एस्टिमेट करने के लिए फॉलोइंग डेटा इज नेसेसरी। वन इज कॉल्ड एज ए ड्राइंग्स, उसका प्लान व्यू एंड सेक्शनल व्यू, और हम लोगों को कई केसेस में जिनमें हमारी ड्राइंग्स एप्लीकेबल या अप्रूव नहीं होती हैं डिज़ाइनर के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा या फिर क्लाइंट में जो भी हेड होता है उसके द्वारा, तो उन पर्टिकुलर आइटम्स को हम लोग एग्जीक्यूट तो कर लेते हैं साइट पर, लेकिन उनकी ड्राइंग्स फिर भी नहीं होती हैं। तो उनकी बिलिंग करवाने के लिए हम लोगों को एज बिल ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिकेशंस और तीसरा हमारा होता है रेट्स। रेट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास BOQ होता है, दैट इज़ बिल ऑफ क्वांटिटी होता है, एंड सिमिलरली स्पेसिफिकेशंस आर ऑल्सो डिफाइंड इन बिल ऑफ क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें हमारे BOQs में होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ड्राइंग्स के बारे में बता देता हूँ। ड्राइंग्स जो हमारी होती हैं वो भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। ड्राइंग को पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। अगर AD लिखा हुआ है इसका मतलब वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। D फॉर डोर, DTL लिखा हुआ है ड्राइंग में तो डिटेल्स के लिए, ELE लिखा हुआ तो एलिवेशन के लिए, LVL लिखा हुआ तो लेवल के लिए, TD हमारी टेंडर ड्राइंग होती है, V हमारा वेंटिलेटर होता है, W हमारा विंडो होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है ये, दैट इज WDGFC। ये हमारा क्या होता है बेसिकली, वर्किंग ड्राइंग गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। यही हमारी ड्राइंग्स बेसिकली काम में आती हैं। एक हमारा है WDNGFC, दैट इज वर्किंग ड्राइंग बट नॉट गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन। ये हमारी फॉलो नहीं होती हैं। एक बिलिंग इंजीनियर के द्वारा यही ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, इन्हीं ड्राइंग्स को हमारा रीड किया जाता है। बाकी ड्राइंग्स में आपका और भी डेटा रहता है। लाइकवाइज ये ड्राइंग के जनरल नोट्स हैं। रिटन डायमेंशंस आर टू बी रेफर्ड, ड्राइंग इज नॉट टू बी स्केल्ड। वैसे ड्राइंग्स हमारे स्केल के द्वारा ही बनाई जाती है। लाइकवाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर अप टू सो ऑन। एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ड्राइंग शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द आर्किटेक्ट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन को कमेंसमेंट करने से पहले भाई कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो आर्किटेक्ट की नॉलेज में डालना है। कोई भी अल्ट्रेशन करना है, कोई भी चेंज करना है तो आपको आर्किटेक्ट को लिखित में देना पड़ेगा। जितने भी वर्क्स होंगे वो एग्जीक्यूट होते हैं बेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से,
ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी कैरिड आउट इन द कंसल्टेशन विद आर्किटेक्ट एंड साइट इंजीनियर, के कंसल्टेंट्स के साथ ही हम लोगों को वर्क कैरी आउट करवाना पड़ता है। चलो, ऑल द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड फिनिशिंग मटेरियल शुड बी अप्रूव्ड बाय द साइट इंजीनियर और आर्किटेक्ट, जो भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें डेट जो भी है एग्जांपल है ना, इश्यू 2 देख लेंगे, इश्यूड 4, अब देख रहे हैं आप इसमें WDGFC पे आपका ये हाईलाइट कर रखा, मीन्स आपका वर्किंग ड्राइंग है, ये गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन है ना। ये इस पार्टिकुलर ड्राइंग के जो भी हमारा एब्रीविएशंस यूज़ कर रखे होंगे, ये वो सारे एब्रीविएशंस हैं, है ना। और जनरल केस में जितने भी लेवल्स हैं PCC में, कंक्रीट में लेवल, फिनिशिंग लेयर वगैरह सब हमारा लेवल सरफेस के हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं। थोड़ी देर लिया, यहाँ पर हमारा टाइटल है जैसे RVNL की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है सोनीपत, एग्जाम्पल है तो कोई भी ड्राइंग का, नॉर्दर्न रेलवेज की अथॉरिटी है ना, किस किस के द्वारा अप्रूवल लिया जाता है ना। यहाँ पर हमारा ओनर का नाम आ जाता है, ओनर हमारा नॉर्दर्न रेलवे है, क्लाइंट हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड है, ईस्टजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, कंसल्टेंट्स नोएडा हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोजेक्ट का नाम है रेलवे कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत, है ना। ड्राइंग का टाइटल कोर्ट यार्ड प्लान, स्केल दे रखा है 1:50, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, है ना। रिवीजन डेट वगैरह सब दिया जाता है। ये जो भी हमारा कंसल्टेंट होता है उस कंसल्टेंट की मोहर वगैरह सब यहाँ पर लग जाती है, किसने चेक किया है, सच एंड सच थिंग, है ना। ये था सारा आपका ड्राइंग्स के बारे में, है ना। तो और मैं लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गया था कि हमारा कोर्ट यार्ड एरिया क्या होता है। तो देख रहे हैं ये हमारी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये हमारी प्लिंथ एरिया पर है कंप्लीट, तो बीच में जो है हमारा ये एरिया है, दिस वन एंड दिस वन, ये सारा कंप्लीट एरिया मेरा कोर्ट यार्ड एरिया मींस ओपन एरिया है, लुक पर्पज़ के लिए, फाउंटेन्स वगैरह के लगाने के लिए कोर्ट यार्ड एरिया है। तो कोर्ट यार्ड एरिया कभी भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस कोर्ट यार्ड एरिया का अगर मैं आपको 3D व्यू दिखाता हूँ, अगर मैं इस कोर्ट यार्ड एरिया का ये 3D व्यू है, देखिए ये सारा ये बिल्डिंग आपकी चारों तरफ घूम रही है, तो ये हमारा प्लिंथ एरिया में आएगा, बट ये एरिया जो हमारा कोर्ट यार्ड एरिया होगा ये हमारा प्लिंथ एरिया में नहीं आएगा, है ना। तो ड्राइंग्स है हमारी, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी वर्क, किसी भी वर्क की क्वांटिटी निकालने के लिए उसकी ड्राइंग शुड बी अवेलेबल सो दैट की लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ वगैरह आसानी से निकाली जा सके। ड्राइंग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड स्केल के हिसाब से प्रिपेयर की जाती हैं। दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस वो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमारी ड्राइंग के अंदर मेंशन नहीं होती हैं, है ना। ड्राइंग के अंदर सारा डेटा दे दिया, फॉर एग्जांपल एक रूम बनाना है, रूम के अंदर स्पेसिफिकेशंस लाइकवाइज कंक्रीट किस ग्रेड का होना चाहिए, लाइकवाइज PCC जो होगी वो किस ग्रेड की होगी, है ना। प्लस्तर होगा जो तो उसमें क्या मोर्टार का रेशो रहेगा, या फिर पेंट होगा वो किस कंपनी का लगेगा, ये सारी स्पेसिफिकेशंस हमारी अलग से मेंशन्ड होती हैं। अब स्पेसिफिकेशंस हमारी दो प्रकार की होती हैं, वन इज कॉल्ड एज जनरल स्पेसिफिकेशन, वन इज कॉल्ड एज डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जो हमारी जनरल स्पेसिफिकेशंस होती हैं ये उसके नेचर के आधार पर, लाइकवाइज भाई आपका ब्रिज का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, या फिर रोड का प्रोजेक्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, क्वालिटी के आधार पर, या फिर क्लास ऑफ द वर्क बताती है। क्लास ऑफ द वर्क मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, लाइकवाइज पेटी वर्क है, या फिर मेजर वर्क है, या फिर माइनर वर्क है, या फिर इंटरमीडिएट वर्क है, मटेरियल्स के बारे में बताती हैं, है ना। ये जनरल आइडिया देने के ही काम आती हैं बस केवल होल बिल्डिंग का, होल प्रोजेक्ट का, एंड यूजफुल फॉर द प्रिपेयरिंग द डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने के लिए भी आपकी जनरल स्पेसिफिकेशंस काम आती हैं। नंबर दूसरा हमारा होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस हमारा कंप्लीट आइटम रेट वगैरह सब कंप्लीटली डिफाइन करके दे देती हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती हैं वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क्स के लिए विद क्वांटिटीज़ के साथ और क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स के साथ। तो हमारा जनरल केस में डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस अगर मैं बात करूँ क्वालिटी लैब का, तो हमारा डिफाइन होता है FQAP में, दैट इज़ फील्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में डिफाइन होती हैं। बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में इसको हम लोग SOP भी बोल देते हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी बोल देते हैं। तो इसके हिसाब से ये आपके सारा वर्क डिफाइन होता है, क्वांटिटी क्वालिटी के साथ उनके प्रोपोर्शन क्या होंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, एग्जीक्यूशन क्या होगा। और तीसरा हमारा होता है रेट्स। अब रेट क्या होता है बेसिकली, लाइकवाइज भाई आपका जो प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल वो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट पे आधारित है या आइटम रेट पे आधारित है, तो कंप्लीट रेट आपके डिफाइन होने चाहिए, मटेरियल का, मैन पावर का, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज आपके 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है डिपेंडेंट रिसोर्सेज, एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज, है ना।
और यू कैन से एक फिजिकल रिसोर्सेज, एक नॉन फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में मैन पावर है, मटेरियल है, लेबर है, ईच एंड एवरीथिंग जो हमें दिख रहा है वो हमारा हो गया फिजिकल रिसोर्सेज। और एक हमारा होता है नॉन फिजिकल रिसोर्स। लाइकवाइज टाइम हमें कभी दिखता नहीं है, लेकिन टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट पूरा होना या ना होना ये भी एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता है। तो रिसोर्सेज में हमारे दो प्रकार के रिसोर्सेज, वन इज कॉल्ड एज फिजिकल रिसोर्सेज, वन इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल रिसोर्सेज। नॉन फिजिकल रिसोर्सेज में जो डिपेंडेंट नहीं रहता दैट इज टाइम, है ना। और फिजिकल रिसोर्सेज में हमारा हो गया मैन पावर है, मनी है ना, मशीनरी है ना, मटेरियल है, सारी चीज़ें आपकी इन रिसोर्सेज में आती हैं। तो रेट्स आपका रेट पर यूनिट ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क, मीन्स आइटम रेट एस्टिमेट की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ वेरियस मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड वेजेस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेबर, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, बेलदार है, मेसन है, या फिर लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है ना, शुड बी हेल्पर है, शुड बी अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, है ना। उसके सब रेट आपके कहाँ मिलेंगे, ये आपका बीओक्यू में मिलेंगे, दैट इज बिल ऑफ क्वांटिटीज में मिलेंगे। बिल ऑफ क्वांटिटीज कहाँ से बना है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट से बना है, डीएसआर से बना है, या तो यूएसएसओआर से बना है अगर रेलवे का आइटम है तो, है ना। ये मैं आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ सारी चीज़ें, डीएसआर, यूएसएसओआर, बीओक्यू वगैरह। आप इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, है ना। लोकेशन ऑफ द वर्क, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल, जहाँ से आना है मतलब लीड कितनी होनी है, या फिर जहाँ पर उसका मटेरियल का हमारा सोर्स है वहाँ से यहाँ तक हमारा कितना खर्चा लगेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट शुड बी नोन, है ना। दीज रेट्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंने बता भी दिया, पीडब्ल्यूडी की शेड्यूल ऑफ रेट्स में, एसओआर दैट इज शेड्यूल ऑफ रेट बुक में से वहाँ से आपका रेट अवेलेबल हो जाएगा हर चीज़ का। एक दो चीज़ें और भी हैं छोटी छोटी। कवर नोट क्या होता है, बेसिकली एक एसएससी जेईई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज कवर नोट, मैंने यहीं पर कवर कर दिया है। एक ऐसा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, किसको, जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको, है ना। कि भी इंश्योरेंस अगर उसको क्लेम करना है बाद में, मान लीजिए लेट सपोज कोई गाड़ी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्लेम करना तो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए, तो उसी को हम लोग कवर नोट बोलते हैं। ए टेम्परेरी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई एन इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अंटिल ए फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशूड। जब तक फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी उसको इशू नहीं की जाती है उस टाइम तक, मान लीजिए आपने आज इंश्योरेंस करवाया, लेट अस सपोज दैट 29 नवंबर 2021 वो आपने इंश्योरेंस करवाया है, और मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है, फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी देती है लेट अस सपोज मान लीजिए 10 दिसंबर को, तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने व्हीकल का, आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस तो करवा रखा है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देती है, एक कवर नोट दे देती है। एंड सेकेंड आपका होता है एक प्रोग्रेस चार्ट। प्रोग्रेस चार्ट बेसिकली ये आपका, जैसे मैं सीपीएम पर्ट सब्जेक्ट में आपका क्रिटिकल पाथ मेथड है, आपका प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स हैं, है ना, तो इसमें आपका एक आपने नाम सुना होगा दैट इज माइलस्टोन चार्ट्स एंड बार चार्ट्स। तो ये माइलस्टोन चार्ट्स हो गए, बार चार्ट्स हो गए, ये प्रोग्रेस चार्ट ही बोलते हैं, जो कि आपका आपने प्लानिंग क्या की थी और एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है उसके बीच में जो डेविएशन है उस डेविएशन को फाउंड आउट करने के लिए ये प्रोग्रेस चार्ट काम आता है। भाई आपने प्लानिंग की थी किसी भी वर्क की 7 डेज की, वो हो गया वो 8 दिन या 9 दिन, तो वो लेगिंग हो रही है, मतलब पीछे चल रहा है। आपने प्लानिंग की थी किसी वर्क की 7 डेज में, वो हो गया 3-4 दिन में पूरा, मतलब लीडिंग आ गई वहाँ पर, वो आगे चल रहा है। ए चार्ट शोइंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल ऑफ एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। मैंने आपको बता दिया भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कितनी थी, मतलब 7 डेज में पूरा होना था और एक्चुअल हुआ 2 दिन में पूरा, तो लीड कर रहा है। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी 7 डेज लेकिन हमारा पूरा हुआ 10 दिन में, तो मतलब लैग कर रहा है ना। तो ये था आपका जनरल डेटा फॉर एस्टिमेट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। आइए, तो हमारा आर्टिकल है दैट इज मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट्स और यू कैन से बिल्डिंग एस्टिमेशन। फर्स्ट मेथड हमारा है लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, और यू कैन से इंडिविजुअल वाल मेथड या सेपरेट वाल मेथड। अब इसमें बेसिकली मैं आपको एक पहले बेसिक मेथड्स बता देता हूँ, बेसिक फार्मूलाज बता देता हूँ, आफ्टर दैट एक न्यूमेरिकल पे हम लोग चलेंगे। आइए, तो जो हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल रहेगा वो रहेगा बेसिकली आउट टू आउट लेंथ। मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल रहेगा दैट इज इन टू इन लेंथ। पहली बात याद रखेंगे। दूसरी चीज,
इस मेथड को बेसिकली आपका CPWD रिकमेंड करता है। मैं सारे लिखवा दूँ अभी, थ्योरी कोई दिक्कत नहीं है। CPWD इसी मेथड को रिकमेंड करता है। CPWD का रिकमेंडेड मेथड है पहली बार। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालने का दूसरा तरीका, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस विड्थ ऑफ वॉल। ये बात आपको याद रखनी है। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस आपका विड्थ ऑफ द वॉल, ये हमारा, ये भी दिखाऊंगा कैसे निकलेंगे। और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल हमारा है, इसलिए हम लोग इसको आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड बोलते हैं, और कोई रीजन नहीं है ना। शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस विड्थ ऑफ वॉल। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर मैं डायरेक्ट विड्थ क्यों माइनस कर रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट विड्थ को क्यों प्लस कर रहा हूँ। डियर, ये डायरेक्ट विड्थ नहीं है, ये दोनों एंड पे अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं दोनों एंड पे बात करूँगा तो एक एंड पे विड्थ बाई 2 आधा विड्थ, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ले लिया ना, एंड दूसरा आपका विड्थ बाई 2, तो दोनों विड्थ को जोड़ करके एक विड्थ घटाई जाती है। सिमिलरली अगर मैं सेंटर टू सेंटर बात करूँगा और मुझे बाहर जाना है, आउटर में जाना है, तो विड्थ ऑफ वॉल कैसे निकाली जाएगी, विड्थ बाई 2 प्लस विड्थ बाई 2। आपको इस प्रकार से याद रखनी है। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक और है, जैसे अपन देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारी ये मान लें फाउंडेशन है, ये मेरी फाउंडेशन है और इसके ऊपर मेरा सुपर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मेरा सुपर स्ट्रक्चर है। जैसे अपन फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC JEE का, हम फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे तो जो लॉन्ग वॉल की लेंथ होगी वो हमारी घटेगी। ऑब्वियस बात है, लॉन्ग वॉल नीचे चौड़ी होती जाती है ना फाउंडेशन में, ऊपर हमारा कंजेस्टेड होता जाता है, तो जो हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो डिक्रीजेज, मतलब मैं यहाँ पर लॉन्ग वॉल की लेंथ डिक्रीजेज एंड शॉर्ट वॉल की लेंथ इंक्रीजेज। ऑब्वियस बात है, शॉर्ट वॉल की लेंथ हमारी बढ़ती जाएगी, है ना। अब जैसे अपन इसमें दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसमें अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँगा तो जैसे अपन सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन की तरफ आएंगे, उल्टा हो जाएगा, लॉन्ग वॉल है वो बढ़ती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी ना, तो लॉन्ग वॉल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और शॉर्ट वॉल जो हमारी वो डिक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियस बात है, वो भीड़ी होती जाएगी, है ना। उल्टा है, मतलब कहने के रिवाइस वर्सा है, सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन की तरफ हमारा लॉन्ग वॉल बढ़ेगी, शॉर्ट वॉल घटेगी, फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ लॉन्ग वॉल घटेगी, शॉर्ट वॉल बढ़ेगी। यही इसके बेसिक पैरामीटर्स हैं। अब हम लोग इसके एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थ्योरी में ये लिखवा देता हूँ। आइए, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मैंने बता दिया आउट टू आउट लेंथ, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मैंने बता दिया इन टू इन लेंथ, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का फार्मूला सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस विड्थ बाई 2, विड्थ बाई 2। सिमिलरली दिस मेथड इज यूज्ड बाई CPWD मैंने बता दिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउट टू आउट एंड इन टू इन। ऊपर रीजन आपको पता ही है, ये आउट टू आउट है, ये इन टू इन है। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मैंने बता दिया, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस विड्थ बाई 2 माइनस विड्थ बाई 2। एंड 2 पॉइंट और भी बताए हैं, आइए पहले उन पे आ जाइए। ये 2 पॉइंट बताए हैं, जैसे अपन फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, लॉन्ग वॉल की लेंथ घट जाती है और शॉर्ट वॉल की लेंथ बढ़ जाती है। और जैसे अपन सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इंक्रीजेज एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल डिक्रीजेज, है ना। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये मेथड हमारा पूरा हो जाएगा। ये एक 1 रूम बिल्डिंग है, इसमें मान लीजिए मैंने 6x4 का मेरा एक रूम है ना। तो इसकी ये फाउंडेशन का ये प्लान है, ये इसका एलिवेशन में आ जाएगा। तो जनरल केस में इसकी मेरे को 3 मीटर की हाइट लेनी है टोटल विड्थ, और प्लिंथ लेवल से मुझे 3 मीटर की टोटल हाइट लेनी है ना। और जहाँ पर मेरी फाउंडेशन खत्म हो रही है, आप देख रहे हैं, है ना, फाउंडेशन के नीचे बॉटम विड्थ हमारी 900 मीटर है, 900 mm है और 0.9 मीटर है। ऊपर हमारी 0.70 और ये हमारी 0.50 है। 30 सेंटीमीटर का मेरा प्रोजेक्शन दे रखा, कहाँ से, इस फाउंडेशन के फ्लोर से, और यू कैन से जहाँ पर मैंने DPC डाली और ऊपर प्लिंथ लेवल तक हमारा डैम प्रूफ कोर्स से लेकर के प्लिंथ लेवल तक हमारा 30 सेंटीमीटर है। विड्थ जो है वाल की, हर एक वाल की विड्थ जो हमें देनी है वो 300 mm की देनी है ना। 300 का मतलब 1 फीट चौड़ी 12 इंची दीवार देनी है ना। ऊपर हमारे 3 मीटर की सुपर स्ट्रक्चर जानी है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकाल लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फार्मूला हमारे पास है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वॉल।
लॉन्ग वाल कौन सी है? 6 मीटर। तो सेंटर टू सेंटर कितना रहेगा भाई? 6 में से 0.3 इधर घटा दूँ और 0.3 इधर घटा दूँ। देखिए सेंटर टू सेंटर लेंथ तो तभी निकलेगा ना, 6 माइनस आधा उधर से आधा उधर से माइनस कर दिया। इस प्रकार से देख लीजिए आप, अगर मैं दिखाना चाहूँगा इसको तो ये देखिए, ये मेरा रूम है, ये 300 की इनकी विड्थ है। तो अगर मैं ये 6 मीटर मेरा ये प्रोजेक्शन है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मेरी लेंथ कितनी आएगी? देखिएगा ध्यान से, 6 माइनस ये 300 की थी, ये 300 की थी, तो 0.300 का आधा इधर से घटा दिया और 0.300 का आधा उधर से घटा दिया। अभी सेंटर टू सेंटर लेंथ आई है वाल की, याद रखिएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वाल। अब प्लस विड्थ बाई 2, विड्थ बाई 2 मतलब 0.3/2, 0.3/2। मतलब कहने का ये मैंने केवल एक तरीका बताया है। 1 रूम बिल्डिंग 2 रूम बिल्डिंग में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इसी फार्मूला से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो हमारा ये देखिए विड्थ हमारी कितनी है? विड्थ मेरी देखिए, विड्थ कितनी है लॉन्ग वाल की? जनरल केस में 0.90 मीटर है ना। तो अब विड्थ बाई 2 कंक्रीट बेस प्लस 0.9/2 और 0.9/2 है ना। देखिए विड्थ बेस पे कितना है? 0.9 मीटर। तो मैंने क्या कर दिया? 0.9/2, 0.9/2 है ना। तो 6.6 मीटर आ गया हमारा कंक्रीट का बेस। मतलब लॉन्ग वाल का जो बेस है, इस लॉन्ग वाल का अगर मैं प्लान के ऊपर जाऊंगा तो मुझे नीचे का बेस कितना बनाना पड़ेगा? वो बनाना पड़ेगा 6.6 मीटर। ऐसे ही जो छोटी दीवार है, जो 4 मीटर वाले पैनल की दीवार है, उसमें मुझे कंक्रीट का बेस कितना बनाना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। 4 में से सिमिलरली मैंने यहाँ पर हमारा जैसे ये 4 मीटर था, तो यहाँ से और यहाँ तक मेरी लेंथ कितनी आ जाएगी? ये लीजिए, ये हमारी लेंथ आ जाएगी 4 माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2 है ना। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी माइनस कितना हो जाएगा? क्योंकि एक बार ले चुके हैं ना लॉन्ग वाल में हम लोग इसका बेस ले चुके हैं, तो अभी शॉर्ट वाल में इसका बेस नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, ओवरलैप कर जाएगा नहीं तो। माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, तो हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 2.8 मीटर। कंक्रीट का बेस शॉर्ट वाल के लिए बनेगा 2.8 मीटर और लॉन्ग वाल के लिए बनेगा 6.6 मीटर। तो अब हम लोग इस प्रकार से हम लोगों की एक्सेल सीट जो बनेगी वो हमारी इस प्रकार से बनती है। सीरियल नंबर एंड आइटम्स, नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी, हमारा कंक्रीट निकल के आ जाता है। पहले बात कर लेते हैं अर्थवर्क की। अर्थवर्क का मतलब नीचे हमारा जो कंक्रीट का बेस है उसके लिए हमें अर्थवर्क कितना तैयार करना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग वाल के लिए 2 नंबर हैं, 2 नंबर ऑब्वियस बात है, 2 बनेंगी ना। देखो ना चार दीवार, ये देखिए 2 नंबर हमारी लॉन्ग वाल है, 1 नंबर वाल 1 नंबर वाल, 2 हमारी शॉर्ट वाल है, 4 मीटर वाली 4 मीटर वाली, तो 2 वाल हैं। वैल्यू निकाल चुके हैं कंक्रीट बेस का 6.6, 2.8 अभी निकाला। विड्थ कितनी है बेस पे? 0.9, 0.9 बिल्कुल सही बात है। अब हाइट कितनी है ये बात देख लेते हैं, है ना। देखिए अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ जनरली, देखिएगा अप टू प्लिंथ लेवल तक हमारी हाइट कितनी बन गई? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब कहने का 120 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारी टोटल हाइट होगी हमारी अर्थवर्क की, क्योंकि हमारा यहाँ तक को अर्थवर्क भरा ही जाएगा ना, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। सुपर स्ट्रक्चर की हाइट 3 मीटर दे रखी है, तो हाइट हमारी होगी 1.2 मीटर और यू कैन से 120 सेंटीमीटर, है ना। तो अर्थवर्क की बात कर रहे हैं, तो अर्थवर्क हमारी हाइट होगी 1.2 मीटर। तो हमारी टोटल क्वांटिटी निकल गई, दोनों को जोड़ देंगे, हमें इतना अर्थवर्क करवाना पड़ेगा, इतना हमें कंक्रीटिंग करवानी पड़ेगी बेस बनाने के लिए, नीचे फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोगों को इतना अर्थवर्क काम करना पड़ेगा, है ना। दूसरा हमारा होता है जी कंक्रीट। अब हम बात कर लेते हैं कंक्रीट वर्क की। अब कंक्रीट कहाँ पर होगा? ऑब्वियस बात है, जहाँ पर हमारा प्लिंथ लेवल होगा, प्लिंथ लेवल के ऊपर ही हमारी कंक्रीट की दीवार खड़ी करी जाएगी, है ना। लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, 2 नंबर 2 नंबर, 6.6, 2.8, 0.9, 0.9 यहीं तो बराबर है। अब हम बात कर लेते हैं 0.3, 0.3 कहाँ से आया? आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें। कंक्रीट वर्क, यहाँ तक हमारा फाउंडेशन वर्क था, ये हमारा सारा फाउंडेशन वर्क था, है ना। ये 30 सेंटीमीटर ऊपर है। अब हमें बात करनी है 30 सेंटीमीटर का जो कंक्रीट वर्क करना वो कहाँ पर करना है? ये रहा कंक्रीट वर्क, ये कंप्लीट बेस पे सारा हमारा कंक्रीट वर्क है। ऊपर तो हमारा ये सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा, इसके ऊपर तो सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कंक्रीट वर्क तो सबसे बॉटम में किया जाएगा ना। बॉटम के बाद क्या होता है? ब्रिक मेसनरी की हमारी दीवार खड़ी होने लग जाती है, स्ट्रक्चर हमारा खड़ा होने लग जाता है ना। नीचे हमारा कंक्रीट वर्क तो करना पड़ेगा। तो कंक्रीट वर्क की हाइट कितनी हुई हमारी? 0.3 मीटर और यू कैन से 30 सेंटीमीटर। लीजिए, आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? अर्थवर्क का मतलब होगा एक प्रकार से एक्सकेवेशन,
अब आपको समझ में आ जाएगी कि आपको जो खुदाई करनी पड़ेगी इस पार्टिकुलर की नींव खोदने के लिए वो कितना होगा, ये अर्थवर्क हो गया। वो अर्थवर्क कहाँ से खोदना पड़ेगा, तो हमें इतना खोदना पड़ेगा कि नहीं खोदेगा। यहाँ पर जो प्लिंथ लेवल है, ग्राउंड लेवल, ये एक ले लो, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल ये मान लीजिए, तो ग्राउंड लेवल से नीचे तक सारी खुदाई करनी पड़ेगी। हमने खुदाई कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की। कंक्रीट कहाँ पर करना पड़ेगा, कंक्रीट इसमें पूरे में तो करेंगे नहीं, कंक्रीट इस पूरे में तो करेंगे नहीं। यहाँ तो ब्रिक वर्क आ जाएगा, यहाँ पर ब्रिक वर्क आ जाएगा, ऊपर तो सारा ब्रिक वर्क आ जाएगा। कंक्रीटिंग तो सबसे नीचे बेड बनाना पड़ेगा ना, तो बेड हमने इतने का बनाया है, बेड हमने इतने का बनाया है, तो इतने हमें इतने m3 इतने क्यूबिक मीटर हमें अर्थवर्क करना पड़ा, इतनी हमें खुदाई करनी पड़ी, इतनी हमें कंक्रीट करना पड़ा। अब हम बात करते हैं ब्रिक वर्क कितना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ब्रिक वर्क लॉन्ग वॉल के लिए 2 नंबर 6। अब ब्रिक वर्क के लिए, अब ये बात याद रखिएगा, आप देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए, ब्रिक वर्क के लिए ब्रिक वर्क हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, होगा कि नहीं होगा, या फिर हर एक केस के लिए वो इसके लिए भी हो सकता है, वो इसके लिए भी हो सकता है, वो इसके लिए भी हो सकता है। तो ब्रिक वर्क इस पर्टिकुलर दीवार के लिए बात कर लेते हैं। 4 मीटर है, 4 मीटर में से अगर मैं बात करता हूँ इन लेंथ, इन का मतलब समझ रहे हैं, 4 मीटर था, 4 मीटर में से इन लेंथ कितना बनेगा भाई, 4 माइनस 0.3 माइनस 0.3, 4 माइनस 0.3 माइनस 0.3 इन लेंथ निकाला है, दैट इज 3.4 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं आउट टू आउट लेंथ, बाहर से बाहर, तो बाहर से बाहर तो हमारा कितना 6 मीटर तो है, बाहर से बाहर तो 6 मीटर है, इन कितना 3.4 मीटर। तो देखिए जनरल केस में लॉन्ग वॉल का ब्रिक वर्क कितना होगा, 6 मीटर का ही होगा, आउट टू आउट लेंथ तो 6 मीटर है, लेकिन शॉर्ट वाला हमारी क्या होती है, इन टू इन लेंथ होती है, दैट इज 3.4 मीटर। 3.4 कैसे आया, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस दिस, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस दिस, वो तो बराबर बात है ना। वो तो देखना आपको किस चीज़ के लिए निकालना है। अगर ब्रिक वर्क के लिए निकालना है तो फिर हमारे को कंक्रीट का बेस थोड़ी देखना है। 0.3 मीटर की हमारी इसमें विड्थ होगी, विड्थ कहाँ से है, ये लो, ये लीजिए विड्थ 0.3 की विड्थ होगी, और हाइट कितना रहेगा, इसने बोला क्या, देखो प्लिंथ लेवल का ब्रिक वर्क, हमें प्लिंथ लेवल पे पहुंचना, अभी हमें कहाँ पहुंचना है, फाउंडेशन से प्लिंथ लेवल पे जाना है, तो उसकी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ कितनी है, वो भी 30 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो गया 0.3, ये तो होगी उसकी विड्थ का मतलब चौड़ाई। और अगर मैं उसकी हाइट की बात करूँगा प्लिंथ लेवल से हमारे सुपर स्ट्रक्चर के लेवल तक, हमारा 0.3 बने, ये हमारा इतना क्यूबिक मीटर हमारा कंक्रीट आ गया, सॉरी ब्रिक वर्क आ गया, किसके लिए, पर्टिकुलर इस 1 रूम बिल्डिंग के लिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा मेथड ऑफ एस्टिमेशंस में लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, और यू कैन से इंडिविजुअल वॉल मेथड, और यू कैन से सेपरेट वॉल मेथड, और यू कैन से इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंटर लाइन मेथड की थ्योरी एज वेल एज उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।